देश तो मुख्य धुरी है, पूरे देश की राजनीति का वहां से केंद्रित होता है। और ये जो नगर निकाय चुनाव है, ये नगर निकाय चुनाव अपने आप में इसको सेमीफाइनल हम कह सकते हैं, चाहे जो हो। लेकिन यह बात भी सही है कि नगर निकाय में भाजपा का वर्चस्व रहता है, ये अब तक माना जाता रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा, हमको यह भी लगता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल साफ है कि वहां पर दो ही पोल है, एक समाजवादी पार्टी है और एक भाजपा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए या अपनी वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए, उस तरीके से वहां काम में कुछ ढीलापन है। कल तक जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित थी, आज हम देख रहे हैं कि हमारा नेता पूरे देश भर में घूम रहा है। जब उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव दरवाजे पर है, तो इस समय जरूरत है कि उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जाए, अपने नगर निकायों पर फोकस किया जाए, अपने नगर निकायों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ जीतने की कोशिश की जाए। और खास करके बनारस ऐसा है कि बनारस हुआ, कानपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कि अगर यहाँ आप फतह कर लिए तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप फतह कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम बनारस की बात बताएं, बनारस में ऐसा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। सामने सामने ऐसा लगता है जैसे वॉकओवर देने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके का प्रयास बहुत ही सेटबैक देने वाला है। और आने वाले दिनों में अभी जिसका जिक्र किया राणा साहब ने भी कि विपक्षी एकता के लिए या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह निश्चित है कि कांग्रेस प्लस वामपंथी आंदोलन, इसको अगर माइनस कर दें तो वैकल्पिक व्यवस्था रही नहीं जाती है। और उसी में इतना होड़ मचा हुआ है, इतनी तोड़फोड़ हो रही है कि वो लोग कहां खड़े होंगे आज की तारीख में पता नहीं चल पा रहा है। और उसमें भी वामपंथी आंदोलन, वामपंथी एकता जो माना जाता है कि ये मजबूत कड़ी है, उसकी अभी अजीत जी जो जिसकी चर्चा कर रहे थे, हमारा मानना है कि उसमें सीपीएम सबसे ज्यादा बदमाशी करता है और वो बदमाशी सामने दिखाई पड़ रही है। खैर उसको होना चाहिए, सारे राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक नेता अपना वर्चस्व, हमारा वर्चस्व कैसे हो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस का कोई नेचुरल एलाई है तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने पिछलग्गूपन के चलते आज हाशिए पर भी उसका जगह नहीं रह गया है। फल ये होता है कि पूरे वामपंथी आंदोलन का नेतृत्व कहीं सीपीआई के हाथ में न चला जाए, सीपीआई कांग्रेस के साथ मिलकर के कहीं कोई लंबा खेल न कर दे। इसलिए इस प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए, दबाव की राजनीति क्रिएट करने के लिए सीपीएम एक काम कर रही है। और सीपीएम के इन हरकतों को ऐसा नहीं है कि सीपीआई के हमारे नेतृत्व या उसके कार्यकर्ता नहीं समझते हैं, लेकिन वो समझने के बावजूद भी वो लोग आज की तारीख में निष्क्रिय हो गए हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और फल वही होता है कि अपना शुतुरमुर्ग की तरीके से लोग अपना मूड़ी अपना बालू में गाड़ लेते हैं। और फल ये होता है कि सीपीएम अपने आप को पूरा का पूरा चैंपियन वामपंथी आंदोलन का और जनतांत्रिक आंदोलन का चैंपियन बन के उभार पा रहा है। वामपंथी मोर्चे में भी आज की तारीख में भी फॉरवर्ड ब्लॉक उसका भी एक वो महत्वपूर्ण मोर्चा है, जो सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि वो इस विपक्षी लोगों से ज्यादा करीबी उसकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रति अलायंस में है। और यही स्थिति बनती है तो फल ये होता है। और कांग्रेस जो कि मुख्य धुरी अपने आप को कह रही है, ये राहुल गांधी की अपनी यात्रा के बाद से उसमें कुछ उभार भी आया है, लेकिन वहां पर भी स्थिति है कि वहां पर जो नेतृत्व का वर्चस्व है, उस नेतृत्व के वर्चस्व की लड़ाई में हम देख रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी कर्नाटक से थोड़ी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन 24 घंटे चुनाव लड़ती रहती है, वो अंतिम समय तक क्या खेल करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपना ध्यान दक्षिण के राज्यों में केंद्रित कर रही है, वहां से एक एक आदमी को उठा करके उसको इस तरीके से हाईलाइट कर रही है जैसे अगर कोई पूर्व सीएम का लड़का अगर आ गया इनके पास तो वो पूरा प्रांत इनका हो गया, या कोई ये पूर्व सीएम इनके पास हो गया तो लगता है पूरा प्रांत इनका हो गया। तो यह जो भावा डाबा खड़ा करता है कांग्रेस, जो अपना गुब्बारा फुलाती है, तो उस गुब्बारा फुलाने की स्थिति हम इनकी अडानी की भी देख चुके हैं। अडानी का भी ऐसे गुब्बारा फुलाया गया था और पूरी दुनिया के पैमाने पर सबसे ज्यादा अपना अमीर की श्रेणी में उसको रख दिए। यह बात सही है कि अडानी या कोई भी पूंजीपति या जो कारपोरेट घराना है,
कारपोरेट को बेस करके आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था या आप कोई राजनीति नहीं खड़ी कर पाओगे, क्योंकि ये जितने राहुल गांधी के अकेले बोलने से क्या होगा। राहुल गांधी की ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कितने लोग कारपोरेट के खिलाफ खड़े हो पाएंगे या धार्मिक उन्माद के भी खिलाफ अपना जैसे राहुल बांध पाता है। राहुल नो डाउट, राहुल एक अच्छा नेता है, बड़ा नेता है, उसमें एक जज्बा है, लेकिन उनके पीछे जो टीम है वह टीम इस भारतीय जनता पार्टी जैसा है जो महादानव है उससे लड़ने के लिए उनके पास टीम नहीं बन पा रही है, और वह टीम आगे न बन पाए इसके लिए भी उनके यहां से प्रयास जारी है। इस तरीके से ये हमारा पिछला सप्ताह पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से सेटबैक के लिए इसको माना जाएगा हमारा। और इस पूरे सप्ताह में अब जैसे क्या हुआ है, संसद में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करता है, सड़क से लेके संसद तक अपने खिलाफ आवाज वो उठाने ही नहीं देंगे। जो आदमी आवाज उठाएगा, संसद का सत्र चला, इस सत्र में क्या हुआ, एक आवाज मजबूती के साथ राहुल गांधी ने उठाया, राहुल गांधी को एन केन प्रकार निकाल के बाहर कर दिया गया। तो क्या संसद में केवल एक ही आदमी उठा सकता है? राहुल गांधी भी तो एकमात्र सदस्य ही है ना। अगर कांग्रेस भी माना जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां पड़े हुए, एक राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं या और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन संसद में आवाज अगर उठा रहे हैं तो केवल दो ही आवाज दिखाई पड़ रही थी, राहुल गांधी की और संजय सिंह की। तो इस तरीके से यह जो एकजुट प्रयास होना चाहिए इस जड़ जमाई हुई सत्ता का, और वहीं पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना देश के पैमाने पर विस्तार कर रहा है सारे संसाधनों को लेकर के, और त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या तमाम नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है, लेकिन आज की तारीख तक कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यकर्ता के ऊपर उंगली नहीं उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा है? तो लेकिन जब तक ये नहीं उठाएगा तो असली ताकत तो वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर आपको लड़ाई करनी है, नीति और नियत दोनों मजबूती के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, पूरे देश के सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं, वह जो मेन जहां उसका जो प्राण बस रहा है, जो जिसमें अमृत कलश जो पड़ा हुआ है उसके नाभि में, उस अमृत कलश को कितने लोग देख रहे हैं? देख तो सब रहे हैं, लेकिन उस पर हमला कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो मोदी को आप टारगेट कर लीजिए, मोदानी को टारगेट कर लीजिए, कारपोरेट को आप टारगेट कर लीजिए, अडानी को आप कारपोरेट कर लीजिए, आप उनकी डिग्री को कारपोरेट कर लीजिए, इस सब का कोई फर्क उनके पास नहीं पड़ने वाला। आपकी हम बात ही नहीं सुनेंगे। आप अगर बात करेंगे भी तो आपको बात करने से रोक दिया जाएगा। तरह तरह के उपक्रम उनके पास है। तो इस तरीके से ये पिछला सप्ताह जो हमारा रहा है वो एक तरीके से सेटबैक के लिए याद किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो राजनीति होने जा रही है, आने वाले सप्ताह में या आने वाले दिनों में आपका खास करके अपना कर्नाटक का विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव से हालांकि हमारे साथी कहेंगे कि आप तो बहुत नैराश्यपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता तो हमें वोट दे देती है, जनता इनके खिलाफ है, जनता का वोट इनके खिलाफ पड़ता है, लेकिन जिनको वोट पड़ता है, जिनको वोट जो लोग वोट लेते हैं वो लोग ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन कर पाते हैं। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा समाजवादी पार्टी को जनता ने भरपूर वोट दिया, पूरी मोहब्बत के साथ वोट दिया, लेकिन जिस तरीके से जनता खड़ी थी इसके खिलाफ, उस तरीके से हमारी पार्टी और हमारे जीते हुए प्रतिनिधि या हमारे नेता उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाए। तो आने वाले नगर निकाय चुनाव की भी कोई बहुत उत्साहजनक या कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, अभी कर्नाटक में उम्मीदें बनी हुई हैं, कर्नाटक से उम्मीद की जा सकती है, और कर्नाटक की रोशनी ही निश्चित रूप से पूरे देश को रोशनी देगा। लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का संघर्ष छिड़ा हुआ है, अपने नेतृत्व वर्चस्व का संघर्ष छिड़ा हुआ है, यह कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा वो उत्साहवर्धक नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रमाणिक विराम देता हूँ।